क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में बिजनेस के दो बिल्कुल अलग चेहरे कैसे दिखते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी दिन रात की मेहनत और पसीने से पाई पाई जोड़कर एक सच्चा और ईमानदार व्यापार खड़ा करते हैं, और ठीक दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, रातों रात हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा करते हैं और फिर उसे डुबा भी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो मामूली सी रकम है जो किसी भी आम इंसान को एक लीगल और एकदम जमीनी स्तर का बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होती है। सुनने में शायद हैरानी हो, लेकिन असल में देश के कई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इसी छोटी सी रकम से अपने बड़े सपनों की नींव रखते हैं। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 9,000 करोड़ रुपए। दिमाग घूम गया ना? इसके बिल्कुल विपरीत ये विशाल आंकड़ा उन कॉरपोरेट डिफॉल्ट्स और घोटालों के स्केल को दर्शाता है जिन्होंने समय समय पर हमारे देश की पूरी फाइनेंशियल नींव को ही हिलाकर रख दिया है। एक तरफ 500 रुपए की ईमानदारी की मेहनत और दूसरी तरफ 9,000 करोड़ का चौंकाने वाला धोखा। तो आज हम इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच के सफर को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। 500 रुपए की ताकत से शुरुआत करके हम हर्षद मेहता के उदय, बैंक की कमियों, किंगफिशर के पतन, पीआर दावों की हकीकत और आखिर में व्यापार के इन दो चेहरों को एनालाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, 500 रुपए की ताकत और वो असली ग्रासरूट हसल। सोर्स मटेरियल से हमें पता चलता है कि असली बिजनेस बनाने के लिए हमेशा एयर कंडीशन्ड बोर्डरूम्स की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग अपने घरों से एकदम कम लागत वाले सामान का इस्तेमाल करके काम शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ 200-300 रुपए का क्राफ्ट पेपर खरीदकर लोग हजारों पेपर बैग्स बनाकर बेच रहे हैं, या फिर थोक में मसाले खरीदकर उन्हें छोटे छोटे 20 रुपए के पैकेट में रीपैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि 15 रुपए के एकदम सादे फोन कवर को डिजाइन करके 150 में बेचा जा रहा है। और तो और आज के डिजिटल जमाने में VN या कैपकट जैसे बिल्कुल फ्री मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके रील एडिटिंग से लोग एक वीडियो का 500 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ईमानदारी से दौलत कमाने के लिए करोड़ों के बैंक लोन की नहीं, बल्कि कम से कम पूंजी, लगातार सीखने की ललक और जी तोड़ मेहनत चाहिए होती है। असली समस्या को हल करने का यही एकमात्र लीगल तरीका है। लेकिन क्या हर कोई इस लंबी और मेहनत वाली राह पर चलना चाहता है? यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, हर्षद मेहता का उदय, यानी टॉप तक पहुंचने का शॉर्टकट। अब आपने पंप एंड डंप का नाम तो सुना ही होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी चालाकी है जहां कोई अपने ही खरीदे हुए शेयर्स की कीमत को झूठी अफवाहों और दावों से आर्टिफिशियली बढ़ा देता है, और जब रेट आसमान छूने लगता है तो उन्हें महंगे दाम पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा लेता है। 1980s के दशक में हर्षद मेहता ने बिल्कुल यही किया। अपनी इसी आक्रामक रणनीति और इनसाइडर ट्रेडिंग के दम पर उन्होंने इतनी दौलत बनाई कि 1990 से 1992 के बीच हमारा सेंसेक्स 46% तक ऊपर चला गया था। पर सवाल ये है कि मार्केट को इतना भयंकर तरीके से पंप करने के लिए इतना सारा पैसा आया कहाँ से? चलिए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कैसे बैंक के लूप होल्स का फायदा उठाकर 4,000 करोड़ का भारी भरकम भ्रम बुना गया। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। होता क्या था कि बैंक अक्सर एक दूसरे को 15 दिनों के लिए लोन देते थे, जिसे रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था। हर्षद मेहता ने इनके बीच एक ब्रोकर का काम शुरू किया। बैंक एडवांस में ही इस 15 दिन के लोन का पैसा सीधे मेहता के अकाउंट में डाल देते थे। अब मेहता क्या करता? वो चुपचाप इस भारी भरकम बैंकिंग पैसे को शेयर बाजार में झोंक देता था, ताकि अपनी पसंद के शेयर्स के रेट बढ़ाए जा सकें। और इस 15 दिन के गैप को छुपाने के लिए उसने बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंकों को रिश्वत देकर फर्जी बैंक रसीदें यानी BR बनवाई। बस इसी हेराफेरी के पैसे से 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस और 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थीं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ का महल बहुत दिन तक नहीं टिकता। दिसंबर 1991 में मेहता ने SBI से 500 करोड़ रुपए निकाले। फिर अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस 500 करोड़ के गैप का पर्दाफाश कर दिया। इसके तुरंत बाद जून में हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हो गई। इस पूरे घोटाले ने आम रिटेल इन्वेस्टर्स की जीवन भर की कमाई बर्बाद कर दी और कई कोऑपरेटिव बैंक तो सीधे सीधे दिवालिया हो गए। जब 2001 में उनका निधन हुआ, तब तक इस पूरे घोटाले का अंदाजा 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लगाया जा चुका था।
अब हर्षद मेहता तो पुराने स्टॉक मार्केट की कहानी थी, लेकिन मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया में क्या होता है, आइए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में किंगफिशर का पतन और आज के दौर का दिखावा। जरा इन दो सच्चाइयों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ गोवा में विजय माल्या के 60वें जन्मदिन की शानदार पार्टी पर 13 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, जहां हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के बड़े सितारे मौजूद थे। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस के 3000 कर्मचारियों का 300 करोड़ रुपए का वेतन अटका हुआ था। एक तरफ ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था और दूसरी तरफ हजारों परिवारों की रोजगार छिन रही थी। ये मॉरल बैंकरप्सी का एक बहुत ही कड़वा उदाहरण है। अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो 2012 के मध्य से ही किंगफिशर के कर्मचारियों की सैलरी चुपचाप रोक दी गई थी। अक्टूबर आते आते एयरलाइन की सारी उड़ानें ठप हो गई। दिसंबर में उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया और आखिरकार मार्च 2016 में जब कानूनी शिकंजा कसा तो विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। हैरानी की बात तो ये है कि कंपनी के डूबने पर माल्या ने इसका पूरा इल्जाम कोर्ट पर मढ़ते हुए कहा कि 2013 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके फंड्स फ्रीज कर दिए थे, जबकि सच्चाई ये है कि सैलरीज तो उससे बहुत पहले 2012 के मध्य से ही आनी बंद हो चुकी थीं। और यहीं से हमारा पांचवा पॉइंट शुरू होता है, जहां हम उनके पीआर नैरेटिव और असल लीगल फैक्ट्स के बीच का सच जानेंगे। चलिए माल्या के दावों का एक फैक्ट चेक करते हैं। हाल ही में कुछ पॉडकास्ट अपीयरेंसेस में माल्या की तरफ से ये दावा किया गया कि मैंने 2012 से 2015 के बीच बैंकों को 4 बार सेटलमेंट का ऑफर दिया था। लेकिन ठहरिए, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि इन दावों का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। असली लीगल इन्वेस्टिगेशन तो ये बताती है कि 4000 करोड़ का पहला ठोस सेटलमेंट ऑफर असल में 2016 में तब आया था, जब वो पहले ही देश से बाहर जा चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये चार्ज लगा है कि लोन का 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा पर्सनल एसेट्स और प्राइवेट स्पोर्ट्स टीमों में डाइवर्ट किया गया। जरा सोचिए, फोर्स इंडिया F1 टीम में लगभग 51 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में करीब 16 करोड़ और अपने पर्सनल यूज के लिए कॉर्पोरेट जेट के लीज पर 45 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। एक और बहुत बड़ा दावा ये किया गया कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या DRT के हिसाब से उनका कर्ज 9000 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 6203 करोड़ रुपए है। लेकिन असली कैच यहीं पर है। 2017 के ऑफिशियल DRT डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि इस 6203 करोड़ के अमाउंट पर 11.5% का सालाना ब्याज भी लगेगा, और वो भी 25 जून 2013 से। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए, पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से जुड़ रहे इस भारी भरकम ब्याज को मिलाकर ही ये आंकड़ा इतना विशाल हो जाता है। तो असल कानूनी कर्ज उन PR दावों से कहीं ज्यादा है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और बिजनेस के इन दो अलग अलग चेहरों का एक फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं। सोर्स मटेरियल में विजय माल्या का ही कहा हुआ एक बड़ा दिलचस्प कोट मिलता है। उन्होंने कहा था, एक विलफुल डिफॉल्टर वो इंसान होता है जो पैसे चुका सकता है लेकिन चुकाता नहीं है, और ये एक अपराध है। क्या आपको भी इस बात में एक अजीब सी विडंबना महसूस हो रही है? मतलब पब्लिक के टैक्स के पैसों से चलने वाले बैंक तो भारी नुकसान सहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गारंटी की आड़ में इन बड़े डिफॉल्टर्स की प्राइवेट दौलत एकदम सेफ रहती है। और अब हम एक ऐसे सवाल पर आ गए हैं जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा आज का ये सिस्टम उस 500 रुपए वाले आम इंसान से, जो दिन रात एक करके ईमानदारी से अपना गुजारा चला रहा है, क्या उससे ज्यादा जवाबदेही मांगता है, बजाय उन मल्टी करोड़ कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स के, जहां एक छोटे से लोन के लिए आम आदमी को बैंक के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हजारों करोड़ की हेराफेरी बड़े आराम से हो जाती है। आखिर इस फाइनेंशियल दुनिया में असली न्याय क्या है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।